हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में हम क्लास 9th की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान खत्म कर चुके हैं। तो आज के पांचों प्रैक्टिस सेट में क्लास 9th की हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान समाप्त कर देंगे। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो सभी लोग तैयार रहें। तो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, क्लास 9th की जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से 4 तक 4 तक, वो सारे कंप्लीट करेंगे। और आपने क्या ध्यान रखना है, अब की बार वन दरोगा पार खुद भी पढ़ते रहें, यहाँ से भी पढ़ें, पर्सनल नोट्स भी बनाएं, वन लाइनर बनाएं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। तो ये हमारा इंडेक्स है क्लास 9th की साइंस का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला हिस्सा हमारा फिजिक्स का है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज जो हमारा हिस्सा होने वाला है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री वाला हिस्सा है। इसके बाद जो जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम क्लास 9th की बायो कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में हो पाया तो ठीक है, नहीं तो ये जो 5वां 6वां और 7वां लेक्चर है ये हम कंप्लीट करेंगे बायो के लेक्चर के साथ, यानी अगले लेक्चर में। तो उसको ध्यान देंगे। और अगर हो पाया तो ये वाला, ये बीमार वाला जो चैप्टर है ये भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बीमारी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हमारी 9th की जो हो जाएगी, 9th की साइंस कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, अपने नोट्स भी बनाएं। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो सभी लोग पूछे गए प्रश्नों के आंसर भी देंगे और एक एक चीज़ पर बहुत ध्यान देंगे। हर कोई भी पॉइंट लिखा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर छिपे हुए हैं, तो सभी लोग जवाब जरूर देंगे। और जो चीज़ें छूटेंगी वो मैं बताऊंगा। पहला सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर, इसको छोड़ दें, ये आवश्यक नहीं है। दो या दो से अधिक अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यानी मिलने से बना हुआ पदार्थ, पदार्थ माने मैटर, तत्व माने एलिमेंट, तो क्या बनेगा? ऑप्शन है यौगिक, मिश्रण, ठोस या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, खुद भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है, बहुत फायदा होगा। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है यौगिक, मिश्रण, ठोस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम पदार्थ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो अभी पहले क्वेश्चन का सही जवाब सभी लोग देंगे, जिसको भी आंसर पता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिविजन करिए, टेस्ट अपने आप सही होगा। सभी लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, टॉपिक देखिए, पढ़िए बस। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं यौगिक। यौगिक माने कंपाउंड, यौगिक माने कंपाउंड। अभी होता क्या है, क्या होता है, उससे पहले हम सबसे पहले हम सीखेंगे पदार्थ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर होने वाला है पदार्थ होने वाला है। यहाँ पे हमने देख भी रखा है, देखिए ये पदार्थ के हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, फिर उसके बाद परमाणु, अणु और परमाणु की संरचना, ये चैप्टर है हमारे आज का। तो सबसे पहला मेन टॉपिक आज का है हमारा पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ की अगर मैं आपको बेसिक जानकारी कर दूं, तो पदार्थ के बारे में आप ध्यान देंगे, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जो प्लेस घेरे और जिसमें क्या हो, मास भी हो, वो क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पदार्थ। पदार्थ को एक और नाम देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पदार्थ का एक अन्य नाम है द्रव्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर, MATTER, मैटर। ध्यान देंगे सभी लोग। पदार्थ,
तो अब था हमारा यौगिक। अब यौगिक किसे कहते हैं और तत्व किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें हम ध्यान देंगे। सब तो पदार्थ तो हमने देख लिया, वे वस्तु जिनमें भार या स्थान होता है उन्हें क्या कह देते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम पदार्थ। अब अगर मैं तत्व देखूं, तत्व क्या है, एलिमेंट। तत्व माने एलिमेंट, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें सरल पदार्थों में, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सारी क्या हैं, तत्व हैं, ये एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। और एलिमेंट के कितने टाइप होते हैं अगर पूछेंगे, तो एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं। एक होता है धातु, अगला होता है अधातु, ये तो हमारे 10th की बुक में चैप्टर भी। अगला एक उपधातु भी होता है, इसके बारे में भी सीखेंगे बाद में। तो तत्व के प्रकार जान लीजिए, अब अभी इतना ही काफ़ी है। तो धातु माने मेटल, अधातु माने नॉन मेटल, ये सब तत्व हैं। तत्व क्या हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको विभाजित यानी तोड़ नहीं सकते हम। अब यौगिक क्या होते हैं, 2 प्रकार के ऐसे पदार्थ जो किसी फिक्स कंपोजिशन में मिले रहेंगे, फिक्स कंपोजिशन में मिले रहेंगे, फिक्स मात्रा में मिले रहेंगे, उन्हें यौगिक कहेंगे। जैसे H2O, ये एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और H2O को क्या कहते हैं हम, जल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 हैं। ये फिक्स अनुपात में मिले हैं, तभी क्या बनता है, हमारा जल बनता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और जैसे अभी हमने देखा था, पदार्थ देखे थे, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको आगे हम पढ़ेंगे। अभी इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें तो काम हो जाएगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, गुण मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण मिलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं। तो जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। ऑप्शन है उपधातु, उपधातु, उपधातु जिसको मेटलॉइड भी कहते हैं, मिश्र धातु, धातुमल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। अब धातु क्या है, अधातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, उनके बारे में हम सीखते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखते हैं धातु के बारे में। धातु यानी मेटल्स, ये धातु वाले अलग चैप्टर हमारे होने वाले हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो धातु क्या होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं यूजुअली, ज़्यादातर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इनमें तन्यता पाई जाती है, यानी डक्टिबिलिटी पाई जाती है, डक्टिलिटी। और इनका क्या होता है, उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट धातुओं का। और इनका हाई डेंसिटी भी होती है, उच्च घनत्व भी पाया जाता है इनमें। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो वाला हम जब चैप्टर देखेंगे धातु धातु वाला, तो उसमें डिटेल समझाया जाएगा। अभी ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ उसमें देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देंगे, ऊष्मा या हीट के क्या होते हैं, हीट, ऊष्मा यानी हीट, या और विद्युत, विद्युत यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं धातु। तो धातुओं की एक बार फिर से, ये यूजुअली क्या होते हैं, ठोस होते हैं, इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, उच्च गलनांक होता है, उच्च घनत्व होता है, और ऊष्मा और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली है, विद्युत के, ये सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अब अधातु क्या होते हैं,
अधातु में ध्यान देंगे, ये जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाए जाएंगे धातु। जैसे जो हमारी धातु हैं वो तो यूजुअली ठोस में ही मिलते हैं ज़्यादातर, लेकिन अधातु तीनों अवस्थाओं में मिलेंगी। और जैसे हमारी धातु में क्या होती है, एक विशेष चमक भी होती है। यूजुअली ज़्यादातर 90% से ज़्यादा धातुएं हमारे यहाँ ऐसी हैं, मेटल ऐसे हैं जिसमें स्पेशल शाइन होगी या चमक होगी, लेकिन अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होगी। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन इसके लिए भी एक अपवाद है। अगर अधातुओं का अगर मैं देखूं, इनका अपवाद है हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये सब अधातु है, नॉन मेटल, लेकिन इनमें एक विशेष चमक होती है। ये ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अभी मैंने शुरुआत में क्या कहा था, अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं सॉलिड अधातु का, तो ठोस अधातु अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखें, गंधक यह अधातु है। अगर द्रव रूप में पाए जाने वाली कोई अधातु हमसे पूछे तो ब्रोमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए सवाल है। और अगर गैस रूप में पाई जाने वाली कोई अधातु अगर हमसे पूछे हैं तो वो है हमारी ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन। इससे हमें क्या पता चलता है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक अधातु है और इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। हर सवाल में कोई ना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर छिपा हुआ है, तो सभी लोग नोट्स बढ़िया से बनाएं। अगले सवाल पे चलते हैं, जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। तो अगला सवाल है हमारा, पदार्थ की फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था बताइए। ठोस, तरल, गैस या प्लाज्मा। ठोस माने सॉलिड, तरल माने लिक्विड, गैस तो गैस हो गई, और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था बताइए। पदार्थ की फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या होती है पदार्थ की चौथी अवस्था? तो ऑप्शन है ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और कवर होने वाले हमारे, ध्यान देंगे सभी लोग। जिसको भी आंसर पता है तुरंत जवाब दें। तो सवाल है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो ठोस, द्रव या गैस, ये होते क्या है? तो ठोस के बारे में अगर मैं बताऊं, इनका आकार और जो आयतन होता है, यानी जो इनका आकार, आयतन, आयतन माने वॉल्यूम, ये क्या होगा, फिक्स रहेगा। जैसे पत्थर पकड़ लीजिए, प्रेशर लगाऊंगा तो यूजुअली टूटता नहीं। कोई भारी पत्थर नॉर्मली पकड़ लेंगे, तो पावरफुल पत्थर अगर पकड़ दें हम, और दबाव लगाने पर अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा ठोस में, तो उनके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ठोस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठोस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं क्या बताएं, आकार और आयतन क्या होता है इनका, निश्चित होता है ठोस का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अगर इन पर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये अपना आकार मेंटेन रखेंगे, यानी बनाए रखते हैं, ठोस। अगला पॉइंट, इनके बीच जो कण होते हैं वो बहुत एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं ठोस में, यानी इनके बीच का जो कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ठोस में पास पास हैं, द्रव में क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे, और गैस में सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। जो ठोस है उसके जो कणों के बीच का आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा, और गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा। और इनका घनत्व भी इसी वजह से अधिक होता है हमारे ठोस का। अब द्रव अगर देखें, द्रव में क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, इनका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे द्रव, 1 लीटर दूध को एक लोटे में डालूंगा तो उसी का शेप ले लेगी,
एक जग में डालूंगा उसी का शेप ले लेगी, किसी थाली में डाल दें उसी का शेप ले लेंगे। तो इनका आकार फिक्स नहीं होता है, द्रव यानी लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है। अब गैस का अगर देखें, गैस में ना आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा, और इनके बीच जो कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा, किसमें? गैस में। और इसी वजह से सबसे कम घनत्व भी होगा। ठोस में हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा क्या होता था? घनत्व होता था। अब घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ में ये देखें कि उनके कण कितने आसपास हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। एक मेरे पास बॉल है, पत्थर की बॉल, और एक नॉर्मल हम जिससे बास्केटबॉल खेलते हैं वाली बॉल। तो बास्केटबॉल वाली जो बॉल होती, माना आकार दोनों का बराबर ही है, इतना ही आकार है, लेकिन बास्केटबॉल के अंदर क्या होता है? आइटम खाली रहता है। लेकिन पत्थर वाले में क्या होगा? अंदर पूरे क्या होगा? मास होगा, ये पूरे में मास होगा। तो इसका मतलब क्या है? इनके कणों के बीच में क्या होगा? जो डेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में पूछेंगे तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? तो इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या मास है। पत्थर वाली बॉल और नॉर्मल बॉल हम लेंगे तो इसके हिसाब से इसमें ज़्यादा क्या होगा? मास होगा। तो मास ज़्यादा है तो घनत्व ऑटोमेटिकली यानी डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ये ध्यान देंगे। अब प्लाज्मा क्या होती है? अभी स्टेज को बदलने के अलग अलग तरीके होते हैं हमारे साइंस में। अगर सॉलिड से अगर मैं जाना चाहता हूँ किस में? लिक्विड में, और लिक्विड से जाना चाहता हूँ गैस में, ये कैसे संभव होता है? तो सॉलिड को मैं गर्म करूंगा, ये डेल्टा मतलब समझिए गर्म कर रहे हैं। तो सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बनाने की जो मेथड होती है इसको कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, किसी ठोस को गर्म करके अगर कोई लिक्विड प्राप्त होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। विगलन भी कहते हैं इसको, विगलन। बर्फ बर्फ को गर्म करिए, पता चल जाएगा। अब इसी लिक्विड को अगर मैं गर्म करता हूँ और मुझे गैस प्राप्त होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अभी सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। सॉलिड को गर्म करके लिक्विड अगर मिलता है तो मेल्टिंग। लिक्विड यानी तरल को गर्म करके अगर गैस मिलती है तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। अगर गैस को भी गर्म कर दें, गैस को गर्म कर देंगे तो जो कण होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलती है? प्लाज्मा स्टेट मिलती है। प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट मिलती है, ध्यान देंगे। अब इसका रिवर्स प्रोसेस अपनाएं तो क्या होगा? अगर लिक्विड को ठंडा करें तो सॉलिड अगर मिलता है हमें तो ये कहलाता है फ्रीजिंग। लिक्विड को ठंडा करें और सॉलिड मिले तो उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे, फ्रीजिंग, जमना। अगर गैस को ठंडा करके अगर मुझे लिक्विड मिलता है, गैस को ठंडा करके अगर लिक्विड मिलता है, लिक्विड यानी तरल मिलता है, तो इसे कहते हैं संघनन। संघनन, इसको ये प्रोसेस क्या है? संघनन। तो गर्म करने वाली प्रोसेस तो हमने देख ली थी, अब ठंडे करने वाली प्रोसेस देखते हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सारे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ध्यान दें सभी लोग। ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये मेरी प्लाज्मा है। अब मैं ठंडी करने की प्रोसेस में जा रहा हूँ। तो गैस को अगर मैं ठंडा करूँ और मुझे लिक्विड मिले तो इसे कहते हैं संघनन। और लिक्विड को ठंडा करके अगर मुझे सॉलिड मिलता है तो इसे क्या कहते हैं? जमना कहते हैं, फ्रीजिंग। और जो यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा था गैस को गर्म करने पर, अगर ठंडा करें प्लाज्मा को, जो अगर गैस मिलती है तो इसको डी आयोनाइजेशन कहते हैं, डी आयोनाइजेशन। अब एक चीज़ और आती है, उसको आगे पढ़ने वाले हम। कुछ और प्रोसेस भी हैं, अभी आप इतनी चीज़ें याद रखें। एक तो विगलन याद रखें। विगलन में क्या होगा? सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाएंगे गर्म करके। लिक्विड से अगर गैस में जाता हूँ गर्म करके तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से अगर प्लाज्मा फॉर्मेट में जाते हैं तो उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन। अब रिवर्स करते हैं, ठंडा करते हैं। तो प्लाज्मा को ठंडा करके गैस मिलेगी तो डी आयोनाइजेशन। गैस को ठंडा करके अगर हमें लिक्विड मिलता है तो संघनन कहते हैं।
कंडेंसेशन। और लिक्विड को ठंडा करके अगर सॉलिड मिलता है तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अब पांचवी स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ध्यान रखेंगे वो बहुत ज़्यादा जब ठंडा हम कर लेते हैं 0 डिग्री केल्विन पे, तो उस पे होता है वो बोस आइंस्टीन स्टेट। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ माने मैटर अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी माइक्रो कणों से बना होता है। यह कथन किसने दिया था सर्वप्रथम? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किसने बताया? यह सर्वप्रथम किसने बताया? ऑप्शन है डॉल्टन, रदरफोर्ड, ऋषि कणाद या इनमें से कोई नहीं। डॉल्टन, रदरफोर्ड, ऋषि कणाद या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये कहा है हमारे ऋषि कणाद जी ने कहा है। और उसी कण को बाद में क्या कहा गया था? परमाणु कहा गया था। अब परमाणु क्या है, अणु क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी बहुत जानकारी। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट, हमारा तो चैप्टर भी है परमाणु। परमाणु यानी एटम। ये एक सूक्ष्म कण होता है जिसको पहले अविभाज्य माना जाता था। अविभाज्य मतलब जिससे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इससे छोटा कुछ होगा। लेकिन बाद में नियम हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ढूंढे तो हमें पता चल गया कि परमाणु को भी छोटा कर सकते हैं। ये एक सूक्ष्म कण है जो क्या है, फ्री नहीं रह सकता है। फ्री नहीं रह सकता है। अगली चीज, केमिकल रिएक्शन अगर होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं अगर, तो उसमें भाग ले सकता है परमाणु। शुरुआत में इसको अविभाज्य मानते थे, यानी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में ये क्या है, विभाज्य है, यानी इससे भी छोटे कण हमें प्राप्त हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, बहुत सारे कण हैं, सब पढ़ेंगे अभी हम। अब अणु क्या होता है? अणु यानी मॉलिक्यूल। अणु यानी मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वह सूक्ष्मतम कण, ये भी एक सूक्ष्मतम कण है जो फ्री रह सकता है। परमाणु फ्री नहीं था, ये फ्री रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता था, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है। और अणु क्या होता है? ये परमाणु, जब परमाणु मिलते हैं तभी हमारे क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। परमाणु के योग से ही अणु का निर्माण होता है। ये एक सूक्ष्मतम कण है जो फ्री अवस्था में रह सकता है और एक केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है। परमाणु माने एटम, अणु माने मॉलिक्यूल। उम्मीद है पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। प्रीवियस वीडियो भी देखिए, ये भी देखिए, खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। परमाणु अभाज्य है, यानी एटम अभाज्य है, यानी इसके टुकड़े नहीं कर सकते, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डॉल्टन, रदरफोर्ड, मेंडलीफ या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। परमाणु अभाज्य है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डॉल्टन, रदरफोर्ड, मेंडलीफ या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें। परमाणु अभाज्य है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? परमाणु अभाज्य है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है डॉल्टन या डाल्टन, रदरफोर्ड, उसके बाद आता है मेंडलीफ, उसके बाद आता है नन ऑफ दीज। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल भी है।
परमाणु अभाज्य है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इनके बारे में कुछ जानकारी मैं दे देता हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। परमाणु अभाज्य यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह कहा था हमारे डाल्टन ने। डाल्टन ने 1808 में अपना एक सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि ये जो मैटर होता है हमारा, यानी जो हमारा पदार्थ है, ये स्मॉल कणों से मिलकर बना रहता है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं यही क्या है? हमारे परमाणु हैं। और उसने कहा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी एक अभाज्य है। और अगली चीज इसने कहा था, अगर समान तत्वों के अणुओं का जो आकार होगा और उनका जो द्रव्यमान होगा वो, और उसके जो रासायनिक गुण होंगे वो सभी समान होंगे। समान तत्वों के जो अणुओं का आकार होगा, द्रव्यमान होगा या रासायनिक गुण होंगे वो इक्वल होंगे, इसने कहा था। लेकिन बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि इससे भी छोटे कण प्राप्त हो गए हमें। इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, प्रोटॉन प्राप्त हुआ, न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ हमें। कुछ जानकारी मैं आपको इनके बारे में दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर आगे कुछ और नई जानकारियाँ भी सीखेंगे। कुछ जानकारी अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में दे दूँ तो ध्यान देंगे, इस पर अगर पूछें कैसा चार्ज है तो ये ऋणावेश है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी अगर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे टॉमसन ने। टॉमसन ने या थॉमसन ने। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ दें, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, अगर ये हमसे पूछें, ये तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ये इस पर क्या होता है? आवेश होता है। और अगर इसका द्रव्यमान पूछ दें या मास पूछ दें अगर इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए कितना छोटा होता है ये, -31। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित कण है। खोज किसने करी? टॉमसन ने करी। इस पर चार्ज यानी आवेश कैसा होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब अगर हम प्रोटॉन के बारे में देखें, प्रोटॉन क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था वैसे ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये धनावेशित कण है। वो ऋणावेशित था, ये धनावेशित कण है। अब इसकी खोज किसने करी प्रोटॉन की? जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? टॉमसन ने करी थी। तो वैसे प्रोटॉन की खोज करी है गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, ये छोटे छोटे पॉइंट लग रहे होंगे लेकिन पूछे जा सकते हैं। अब अगर इसका आवेश पूछें, यानी इस पर चार्ज कितना होता है, आवेश इस पर होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन में आवेश था माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन प्रोटॉन पर कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगली चीज, अगर इसका द्रव्यमान देखें हम, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है ये। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें तो 1.672 इंटू 10⁻27, और माइनस में हमें पता है संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉन में -31 था, इसका मतलब वो बड़ी संख्या है तो छोटी होगी। यहाँ पर -27 है तो ये बड़ा होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.672 इंटू 10⁻27। अब अगला कण आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था। अब न्यूट्रॉन में क्या होता है फिर? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ये न्यूट्रल होगा। अब इसकी खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। चैडविक ने करी। इस पर आवेश कितना होता है? आवेश इस पर, यानी चार्ज क्या होता है इस पर? 0 होता है। और इसका अगर द्रव्यमान पूछ दे, द्रव्यमान माने इसका अगर कोई मुझसे मास पूछ दे न्यूट्रॉन का, ये बिल्कुल बराबर होता है किसके?
प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, 1.672 था प्रोटॉन में, यहाँ पर 1.674 है, तो लगभग हम इसको इक्वल मान सकते हैं। और 10⁻⁻27 ये केजी में तो है ही, ये ध्यान देंगे सभी लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट करे होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले सवाल पे चलते हैं। परमाणु का नाभिक किसने खोजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमाणु का नाभिक किसने खोजा? थॉमसन या टॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। परमाणु का नाभिक किसने खोजा? परमाणु का नाभिक किसने खोजा? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। परमाणु का नाभिक किसने खोजा? सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। थॉमसन, रदरफोर्ड, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो इस छठे क्वेश्चन का सही जवाब है। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे बढ़िया है कम क्वेश्चन के माध्यम से मैं सोचता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जाएँ। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा के आपको चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। तो इसी वजह से एक सवाल में मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 सवाल मिनिमम कवर हो जाए हमारे। तो सभी लोग पॉइंट ज़रूर बनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। तो परमाणु का नाभिक किसने खोजा? छठे क्वेश्चन का सही जवाब है, इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या करा था? तो रदरफोर्ड ने क्या करा था, एक सोने की पतली सी चादर जैसी ली और उस पर अल्फा कणों को भेजा था उसने। सोने की एक पतली चादर ली अपने लेबोरेटरी में जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। उस पर कौन सी किरण छोड़ी उन्होंने, कौन सी रेज छोड़ी? अल्फा रेज छोड़ी। और ये सारा कार्यक्रम उन्होंने करा निर्वात में, यानी वैक्यूम में करा। वैक्यूम में क्यों करा? क्योंकि अगर वायु में करेंगे, खुले में करेंगे, तो ये जो अल्फा कणों का जो रास्ता होता है वो रुक सकता है या बदल भी सकता है। तो इसी वजह से सारा कार्यक्रम रदरफोर्ड ने कहाँ करा? निर्वात में करा या वैक्यूम में करा। और जैसे ही उन्होंने ये प्रोसेस करी तो उन्हें क्या मिला? नाभिक का पता चला। उन्हें ये पता चला कि नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल हमारा वही है, परमाणु के नाभिक में निम्न में से क्या होते हैं? वही सवाल है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर कंप्लीट भी कर दी है हमारी। तो उन्होंने प्रयोग करा कि नाभिक में देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और अगली चीज़ रदरफोर्ड जी ने बताई, जैसे परमाणु है ये, अगर इसके नॉर्मल माना ये परमाणु है, तो इसके जो अंदर है यहाँ पर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अब इसके बाहरी जो कक्षाएं होंगी वहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इन्होंने बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। और इसी वजह से जो हमारा परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी विद्युत का उदासीन होता है। ये भी हमारे किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। ध्यान देंगे सभी लोग। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट करे होंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्या हो गया? 7वां सवाल भी कवर हो गया। परमाणु के नाभिक में निम्न में से क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P+N होते हैं। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक का धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। सवाल अगर पूछेंगे नाभिक में कौन सा आवेश होता है, चीज़ें थोड़ी क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ये माना परमाणु है, इसमें एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन में कैसा आवेश था? 0 आवेश था। और प्रोटॉन में कैसा आवेश था? धनावेश था। तो इसकी वजह से हमारा नाभिक भी क्या हो गया? नाभिक यानी न्यूक्लियस। नाभिक क्या हो गया? धनावेशित हो गया। यानी नाभिक पर कौन सा आवेश है? कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, ये भी इन्होंने बताई थी। आगे हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, बहुत सारी नई चीज़ें हम इसमें भी सीख पाएंगे। तो अगला सवाल है,
हाँ, ये नाभिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अगला सवाल वही हमारा है। तो सवाल है 8वां सवाल, निम्न में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? निम्न में से किसकी संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्न में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। 5 से 6 नए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परमाणु क्रमांक ही हमारा दर्शाता है नाभिक में मौजूद प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक क्या होता है? अब जब आप लोग आवर्त सारणी देखें, नॉर्मली देखें, तो माना एक कार्बन लेता हूं मैं, तो उसको 6C12 करके लिखा जाता है। ये सी क्या है? यहाँ पर सी है हमारा कार्बन है, ठीक। ये 12 क्या है? इसका द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। ये सी क्या है? द्रव्यमान माने मास। अगला क्या है? ये 6 क्या है? ये इसका है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होता है। और ये जो ऊपर द्रव्यमान संख्या, तो परमाणु संख्या मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनका एडिशन क्या कहलाता है? इनका एडिशन कहलाता है द्रव्यमान संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, वो ये परमाणु संख्या नहीं है, ये द्रव्यमान होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, परमाणु क्रमांक अगर पूछते हैं, एटॉमिक नंबर अगर पूछते हैं, परमाणु क्रमांक मतलब है प्रोटॉन, यानी किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उस परमाणु का क्रमांक उतना ही होगा। जैसे कार्बन का क्या था? 6C12 था, तो उसका क्रमांक क्या हो गया? 6। जैसे सोडियम का होता है 11, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। अब अगर जैसे मैं सोडियम का ही आपके सामने लिख देते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं आपके सामने, तो क्लोरीन का होता है 17Cl35, तो 17 क्या है? परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और 35 क्या है? द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार भी है ये। तो ये जो 17 था ये प्रोटॉनों की संख्या था, और ये जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगली और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊं, किसी नाभिक में नॉर्मल अगर हम तत्व लेते हैं बिना आवेश के, तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब कुछ चीजें आती हैं, एक टर्म आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक ये क्या होता है? जैसे मैंने Na+ लिख दिया है, Na का जो क्रमांक होता है वो होता है 11, परमाणु जो क्रमांक होता है वो 11 होता है। ये प्लस आने का मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। अब अगला है फ्लोरीन, F-। माइनस का मतलब मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 9 होती है। जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे। वैसे अगर मैं इनका क्रम बताऊं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो 9वें नंबर पे होता है फ्लोरीन। अब इसके माइनस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अगर मैं Mg2+ या प्लस प्लस लिख दूं, इस पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन थे। इसके 2+ का मतलब क्या है? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी जरूरतमंद को दे दिए हैं,
तो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ। अगली चीजें आती हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो बराबर होगा, परमाणु क्रमांक तो सेम होगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सेम होगा लेकिन जो परमाणु भार होगा या द्रव्यमान होगा वो अलग अलग होता है। समभारिक, समस्थानिक, समस्थानिक मतलब स्थान उनका सेम होगा। ऐसे ही चीज आता है समभारिक, यानी उनका भार सेम होगा समभारिक में। तो समस्थानिक में स्थान सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक 1H1 है, अगला 1H2 है, अगला 1H3 है। तो मैंने क्या कहा था, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं, इनके परमाणु क्रमांक, ये सब परमाणु क्रमांक हैं, तो सबका परमाणु क्रमांक सेम है। लेकिन द्रव्यमान अगर देखें तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनके नाम आप बता दें, ये भी पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन के भी होते हैं 3, अगर मैं बताऊं समस्थानिक। वैसे ऑक्सीजन का जो नॉर्मल रूप होता है वो ये होता है 16 वाला, 8O16 का। तो समस्थानिक में क्या होगा, स्थान सेम होगा, तो O17 भी होता है और 8O18 भी होता है। देखिए द्रव्यमान अलग अलग हैं, 16, 17 अलग, 18। अब समभारिक में क्या होगा, समभारिक में होगा उनके भार बराबर हो जाएंगे, समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। वहां पर द्रव्यमान समान होगा समभारिक में, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होगा वो अलग अलग होगा। ये ध्यान दें सभी लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसमें एक चीज और नहीं कह सकते हम समस्थानिक में, देखिए 8, 8, 8, और ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन होता है नहीं होता है, अभी बताया था मैंने। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो समस्थानिक में मैं कह सकता हूँ कि उनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो बराबर होती है देखिए, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और परमाणु में अगर पूछें हमसे सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ध्यान देंगे सभी लोग। अभी मैंने आपको परमाणु से छोटे कण बताए थे, ध्यान है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए थे, फिर उसका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो या तुम्हारा मेसॉन भी बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हैं स्थायी मूल कण, स्थायी मूल कण। और अस्थायी मूल कण कहेंगे तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन। परमाणु से जो छोटे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको कहते हैं स्थायी मूल कण। और जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन, मेसॉन को कहीं कहीं किताबों में पाई मेसॉन भी दिया गया है, तो ये अस्थायी मूल कण है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। परमाणु क्रमांक समझ में आया होगा, द्रव्यमान संख्या समझ में आई होगी। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको जोड़ देना है हमने, वही हमारे द्रव्यमान को दिखाएगा। और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, प्रतिकण माने एंटी कण। जैसे वायरस आता है तो उसको समाप्त करने के लिए क्या आता है, एंटी वायरस आता है। जैसे हमने ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसको हमने ध्वनि पढ़ा था, तो ध्वनि का अपोजिट क्या होता था, प्रतिध्वनि, जिसको हम इको भी कहते थे, गूंज कहा था हमने, याद होगा आपको। तो वैसे एंटी मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो सवाल है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, किसका एंटी पार्टिकल है ये पॉजिट्रॉन। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है ये। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं कृपा करके उनको नोट जरूर करें, तभी फायदा होगा आपको।
इनको बार बार रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवाइज कर लें। अब हम सोचें ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें वो भी पढ़ें, जो कल परसों पढ़ा होगा वो आदमी भूल जाएगा, ऐसे कवर नहीं हो पाएंगी चीज़ें। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है या प्रतिकण है? कण माने पार्टिकल। तो इसका सही जवाब है, 90 क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है और पॉजिट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसमें ऋणावेश होता है। तो पॉजिट्रॉन में क्या होगा? पॉजिटिव आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमता है ये, तो पॉजिट्रॉन उसके अपोजिट में ऐसे घूम जाएगा वो। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में घूम रहा है ये ऐसे, तो पॉजिट्रॉन इसके अपोजिट में घूमता है। तो इसी वजह से इसका क्या है, ये एंटी कण है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में अगर हल्की फुल्की जानकारी आपको मैं दे दूं, पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसकी खोज अगर पूछें तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? 1932 में एंडरसन ने करी। क्रिकेटर एंडरसन ने नहीं, ये अलग वैज्ञानिक एंडरसन है। अगले सवाल पे चलते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। सभी लोग जवाब जरूर दें जिनको भी आंसर पता है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो कार्बन 12 को लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें चेन बनाने की क्या होती है, पावर, कैपेबिलिटी होती है, श्रृंखला बनाने की पावर होती है, किसी से भी ऐड होने की पावर होती है इसमें, इस वजह से। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने करी थी। अभी हमने कुछ कण और सुने थे, न्यूट्रिनो याद होगा आपको। तो न्यूट्रिनो की खोज अगर पूछेंगे किसने करी है, तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने करी है। पाउली ने करी है। और इस पर न कोई आवेश होता है न कोई द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो पर। और अभी मेसॉन भी बताया था मैंने, अस्थायी कणों में, याद होगा आपको, जिसको पाई मेसॉन भी कहते हैं। तो मेसॉन की खोज करी है युकावा ने। युकावा याद रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। वहां पर ध्यान नहीं रहा तो अभी बता दिया मैंने। अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। जो ऊपर चीज़ें हमने सीखी हैं उन्हीं को अप्लाई करने का टाइम आ गया है, परीक्षा की घड़ी। 11वां सवाल। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या बताइए। किसी तत्व के एटम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो तत्व की एटॉमिक मास बताइए, द्रव्यमान संख्या बताइए। ऑप्शन है 2, 4, 6 या नन ऑफ दिस। सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर अभी जो हमने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सीखा था, एटॉमिक मास निकालना सीखा था, वही अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है ये। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पदार्थ की या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तो द्रव्यमान संख्या क्या थी, अभी मैंने बताया था आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन कितना है भैया, यहाँ पर 2 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और सिंपल अगर प्रोटॉन की संख्या लेंगे तो प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं।
तो अगले सवाल में अप्लाई करें फिर इन्हीं चीज़ों को। अगला सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास, मास नंबर 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सही क्रम बताइए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, ये बताइए। ऑप्शन है 11 11 12। 11 11 12 का मतलब है इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 11, प्रोटॉन 12। अब 12 11 12 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन 12, न्यूट्रॉन 11, प्रोटॉन 12। तो ऐसे ही ऑप्शन है। तो सही जवाब आपने बताना है, तुरंत बताइए, कैलकुलेट करिए। मैं थोड़ा वेट भी करूंगा, यहाँ पर चीज़ें मैं क्लियर भी कर देता हूँ आपके लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता था अभी बता चुका हूँ मैं। सिर्फ प्रोटॉन लेंगे तो क्या होगा ये भी बताया था मैंने। तो उसी चीज़ को अप्लाई करना है हमने। तो हमसे पूछा गया है सोडियम का परमाणु, ये जो परमाणु संख्या है 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पहले इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन की संख्या बताइए कह रहा है। तो बहुत ध्यानपूर्वक जवाब दें। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से नॉन ऑफ दिस सही जवाब होने वाला है, एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, ध्यान दे सॉल्व करने में, परमाणु क्रमांक को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रोटॉन कौन से नंबर पे है, प्रोटॉन तीसरे नंबर पे है, यानी शायद तीसरा वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो आखिर में तो 11 आने वाला है, ये हमें पता चल गया है। अब पूछता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब जो द्रव्यमान संख्या होती है 23, उसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या तो ये 11 से मुझे पता चल गई। तो अगर यहाँ पर 11 रखता हूँ, यहाँ पर पी रखता हूँ, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या तो हमने देख ली है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, और न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये 11 यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होने वाली है, 12 होने वाली है। तो 11 और 12, तो प्रोटॉन की संख्या हमारी निकल गई है 11, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई है 12, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या सही होने वाला है, 11 12 11। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं है। तो इसका मतलब 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है नन ऑफ दिस। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ देंगे तो हमें द्रव्यमान या एटॉमिक मास प्राप्त होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द्रव में द्रव मिलकर बनने वाले कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, सॉल, पॉइस, पॉइज या इमल्सन, जेल या नन ऑफ दीज। द्रव में द्रव मिलकर बनने वाला कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, सॉल, पॉइस, जेल या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग जवाब जरूर दें जिनको भी आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीजें कवर होने वाली हैं। द्रव में द्रव मिलकर बनने वाले कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाता है, द्रव में द्रव मिलकर बनने वाले कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाता है, द्रव में द्रव मिलकर। कोलाइडी विलयन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है द्रव में अगर द्रव मिलता है, अगर कोलाइडी विलयन अगर होता है, वो कोलाइड क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब उन्हीं कोलाइडों के अंदर ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो द्रव में द्रव मिलकर बनने वाला कोलाइडी विलयन ये हमारा कहलाता है पॉयस। पॉयस यानी इसको इमल्सन भी कहते हैं इंग्लिश में, इमल्सन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे तेल और पानी का जो मिश्रण होता है, जैसे दूध होता है, दूध तो हमें ऐसा लगता है समांगी मिश्रण है, लगता है हमें समांगी मिश्रण। समांगी मतलब
सब जगह पे एक जैसा लगता है दूध। अगर लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तेल और पानी तो हम देख ही लेते हैं, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट कोलाइडी विलयनों का अगर मैं आपको बताऊं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता है जैसे पनीर किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ठोस में जब द्रव मिलाते हैं, ठोस में जब द्रव मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है जेल या जेली। और इसका उदाहरण है हमारा पनीर, मक्खन और जो फलों की जेली होती है वो। अब झाग कैसे बनता है, जब द्रव में गैस मिलाते हैं, द्रव और गैस को जब मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, झाग प्राप्त होता है, झाग या फेन। और इसका उदाहरण वही शेविंग क्रीम वाला, ये द्रव और गैस वाला जो उदाहरण है कोलाइडी विलयन वाला, ये हमारे शेविंग क्रीम वाला है। और कोहरा और धुंध में क्या होता है, जब गैस और द्रव मिलते हैं, यानी गैस में क्या मिलती है, क्या घुलती है, द्रव घुलती है, तो हमें क्या मिलता है, द्रव एरोसोल मिलता है, लिक्विड एरोसोल मिलता है। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे कोहरा लगता है, धुंध मिस्ट कहते हैं जिसे, बादल, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। एक पॉइस वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये धुंध वाला इंपॉर्टेंट था, और पनीर और मक्खन वाला इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन ज़रूर करने हैं, खुद भी पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा नोट और मिलते हैं तो उनको ही बनाएं। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया से ठोस को गर्म करने पर गैस प्राप्त होता है। किस प्रक्रिया में ठोस को गर्म करने पर गैस प्राप्त होता है। निस्पंदन, किस प्रक्रिया में ठोस को गर्म करने पर, किस प्रक्रिया में ठोस को गर्म करने पर गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन है निस्पंदन, निस्पंदन के बाद है वर्णलेखन, वर्णलेखन के बाद है हमारा ऊर्ध्वपातन, और इसमें अगला है फाइनल है नन ऑफ दिस। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें से बता चुका हूँ, शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी में ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। जैसे हमने याद है, मैं सॉलिड से लिक्विड बनाया था, लिक्विड से गैस बनाया था, एक विगलन था, एक वाष्पीकरण था, फिर गैस से प्लाज्मा में गए थे, जब बहुत बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया था तो हमें चौथी स्टेज प्राप्त हुई थी प्लाज्मा की। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कवर होने वाली है। तो ठोस को डायरेक्ट गर्म करने पर जब गैस प्राप्त हो, तो वैसे सॉलिड से क्या होता है, पहले लिक्विड मिलता है हमें, और लिक्विड के बाद क्या मिलता है, गैस मिलती है। तो ये प्रोसेस है कि जिससे सॉलिड से डायरेक्ट मुझे गैस प्राप्त हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है वो। तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठोस से डायरेक्ट अगर गैस प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। उदाहरण जैसे कपूर, कपूर जलाइए आपको पता चल जाएगा, कपूर ठोस होता है, जैसे जलाएंगे लिक्विड थोड़ी मिलता है, उसमें धुआं मिलता है। आयोडीन को गर्म करिए, आयोडीन को मैं गर्म करूंगा तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगी वो, या गैस के रूप में उतर जाएगी, उड़ जाएगी। जैसे ड्राई आइस होता है, नेफ्थलीन होता है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए गए, उन्हीं से मैं बता रहा हूँ। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन में क्या होगा, ठोस से हमें डायरेक्ट गैस प्राप्त होगा। उदाहरण है कपूर, आयोडीन, ड्राई आइस, नेफ्थलीन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस अगर करें, गैस से मुझे सॉलिड में जाना है, तो एक बार हल्का सा डायग्राम आपके लिए बना देते हैं, तो पुरानी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये हमारी गैस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाम नहीं लिखूंगा। सॉलिड से लिक्विड में जब किए थे, ये गर्मी की प्रोसेस होती है। सॉलिड से लिक्विड अगर चेंज हुआ था गर्म करके, तो विगलन, मेल्टिंग। लिक्विड को गर्म करके जब गैस प्राप्त हुई थी तो इसको वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहा गया। ये गर्मी की प्रोसेस चल रही है। अब गैस के बाद मुझे प्लाज्मा मिला ज़्यादा गर्म करने पर, इसको आयोनाइजेशन कहा गया। अब मैं रिवर्स आता हूँ, ये प्लाज्मा को ठंडा करूंगा तो हमें गैस मिलेगी, तो क्या होगा, डी आयोनाइजेशन कहते हैं इसको। गैस को ठंडा करने पर लिक्विड अगर मिले तो इसे कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। और द्रव, ये द्रव लिक्विड को ठंडा करने पर सॉलिड मिलता है तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं। लेकिन अब प्रोसेस क्या हो रही है, डायरेक्ट पहला स्टेप तीसरे में चल जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से डायरेक्ट मुझे गैस मिल जाए गर्म करने पर,
तो इसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस भी तो होगी। तो गैस से अगर मुझे कहाँ जाना है, डायरेक्ट सॉलिड अगर मिलता है तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन हिंदी में क्या कहते हैं, निक्षेपण। गैस को इतना ठंडा करा जाए कि डायरेक्ट मुझे गैस से क्या मिल जाए, सॉलिड मिल जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। वाष्पीकरण मैं बता चुका हूं आपको। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो आपने सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर करने हैं। डाल्टन का नियम हम देख चुके हैं। अब एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और बचे हुए थे हमारे, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लास्ट के 2 टॉपिक हैं, बस हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन करके एक आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये हमारे पेपरों में पूछा गया है। जैसे अगर मैं सोडियम का क्या करता हूँ, वर्गीकरण करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ। एक बोरबरी नियम था, उसके तहत क्या था, उस नियम के तहत ये हुआ था कि ये जो हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे सजाया जाए। अब मैं अगर नाइट्रोजन को सजाता हूँ तो 2, 8 और 1 आता है इसको सजाने पर। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी मतलब ये किसी से जुड़ सकता है, संयोजन कर सकता है, इस वजह से संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगला आता है कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आता है कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा बचे हुए जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। अगला आता है एक एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू ये कितने के बराबर होता है, तो ये होता है जो हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान देखा था उसी के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जो हमने इलेक्ट्रॉन का विन्यास किया था ये किस मेथड से होता है, ये बोरबरी मेथड से होता है। बोरबरी मेथड से होता है, ध्यान रखें सभी लोग। और बोरबरी मेथड में क्या कहता है, वो जो अंतिम कक्षा होगी, जो बाहरी कक्षा होगी, बाहरी कक्षा जो होगी हमारे परमाणु की, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे इसको, बोरबरी नियम को। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है। अगर मैं इस नियम के तहत इसको चलूं तो 2, 8, 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 17, 18, 18 के बाद क्या आता है, एक 19 आता है। अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं, इसको 2, 8 और 9 कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोरबरी नियम के तहत आखिरी कक्षा में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं आप। वैसे ये किस कोष में कितने हो इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया था, 2n² का एक नियम दिया था। अगर n की जगह मैं रखूंगा तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। n की जगह पे अगर मैं 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 चक्को 8। अब n की जगह पे अगर 3 रखूंगा तो 3 में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में 18 हो सकते हैं। ये इस नियम से चलते रहेगा। फिर n की जगह 4 रखेंगे वो 32 जाएगा। लेकिन वो कहता है अगर आखिरी कक्षा में हम पहुंचे बोरबरी नियम के तहत, वो कहता है कि आखिरी कक्षा में मैक्सिमम 8 रख पाओगे। तो पोटेशियम में समस्या क्या होती है, पोटेशियम का था 19 नंबर। तो इसको अगर मैं सजाता हूँ 2, 8 कितना हो गया 10 बचा 9, तो ये 9 रखने पर गलत हो जाएगा। क्यों, आखिरी कक्षा है 9, तो 9 नहीं रख सकता, यहाँ पर मैक्सिमम 8 रख सकता हूँ। तो इसको मुझे 2, 8, 8 और इस फॉर्मेट पे सजाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही इसका फॉर्मेट हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार जल्दी से जितने भी सवाल हमने पढ़े उनके आंसर फिर कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा, विशेष मात्रा में एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दूसरा सवाल, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें
उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी कहते हैं इसको। अगला सवाल है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह किसने कहा था? हमारे ऋषि कणाद जी ने कहा था। अगला है, परमाणु अभाज्य कण है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम किसने कहा था? ये डाल्टन ने कहा था, ध्यान देंगे। लेकिन बाद में ये नियम फेल हो गया था। छठे सवाल पे चलते हैं, परमाणु का नाभिक किसने खोजा? परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा। और इसने क्या बताया था कि जो नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, जीरो। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, तो हमारा नाभिक भी क्या है? धनावेशित है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? देखिए अगला सवाल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। अगले सवाल पे चलते हैं, पॉजिट्रॉन किसका एंटी कण है? ये इलेक्ट्रॉन का है। एंटी कण मतलब इसके विपरीत। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट घूमेगा तो ये राइट से लेफ्ट घूमेगा, बस खत्म। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12 है। क्यों? क्योंकि इसे ये चेन रिएक्शन बना सकता है। 11वें सवाल पे, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए। तो इसका सही जवाब क्या था? वो मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज है। 11 12 11 शायद यही आया था, देख लेना आप लोग। अगले सवाल पे है, 13वें सवाल पे चलते हैं, द्रव में द्रव मिलकर बनने वाला कोलाइडी विलयन, ये पॉयस कहलाता है। पॉयस यानी इमल्सन। एग्जाम्पल क्या था इसका? हमारा दूध, याद होगा आपको। किस प्रक्रिया से ठोस को गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है? इसको ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है और कुल मिलाकर हम 5 चैप्टर वहाँ के 4 यहाँ के कर चुके हैं। क्लास 9th के 9 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगली क्लास में हम क्या करने वाले मैं पहले बता चुका हूँ। जो हमारे 9th की क्लास में बायो के 3 चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 5 6 और 7, ये कंप्लीट करेंगे हम अगली क्लास में। तो सभी लोग इनको भी पढ़ें और पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो भी पढ़ें। कल मिलते हैं, धन्यवाद।